अच्छा, आपने एक चीज नोटिस करी है, आजकल भारत में कुछ ज्यादा एग्जिट नहीं हो रहे। क्रिकेट टीम वाले कैप्टन का एग्जिट अनाउंस हुआ, पंजाब वाले कैप्टन ने एग्जिट कर दिया, गुजरात के सीएम ने एग्जिट कर दिया और अब फोर्ड इंडिया ने एग्जिट करने की बात करी है। अब सारे एग्जिट पर तो बात नहीं कर सकते, उस पर तो लेटेस्ट पॉडकास्ट के एपिसोड में बात करी है, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। मगर इस वीडियो में बात करेंगे फोर्ड इंडिया के एग्जिट के बारे में। 9 सितंबर को इन्होंने अनाउंस करा कि कुछ रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है कंपनी के अंदर और इसके जरिए भारत में जितने फोर्ड के व्हीकल कंज्यूम होते हैं उनका प्रोडक्शन तुरंत बंद कर दिया जाएगा और जो एक्सपोर्ट होते हैं भारत से उनका जो प्रोडक्शन है वो 2022 तक चलेगा, बट उसके बाद बंद कर दिया जाएगा। फोर्ड इंडिया ने कहा कि हमने सारे तरीके अपना लिए हैं, पार्टनर ढूंढ लें, कोलैबोरेट कर लें, रीसेलर निकाल लें, कुछ भी कर लें, बट हमारा कुछ मामला बना नहीं और इसलिए हमें यहाँ से जाना ही पड़ेगा। ये कहते हैं कि अनवाइबल हो चुका था यहाँ पर बिजनेस करना। कहते हैं पिछले 10 साल में इनको $2 बिलियन का नुकसान हुआ है और पैंडेमिक की वजह से जिस तरह से डिमांड में हिट लगा है उससे तो फोर्ड उभर पाने में बिल्कुल असमर्थ दिखाई देती है। इसीलिए इनको इंडिया का जो ये मैन्युफैक्चरिंग वाला ऑपरेशन था वो बंद ही करना पड़ेगा। अब जिनके पास फोर्ड वगैरह की गाड़ियां हैं वो परेशान ना हो, उनके लिए फोर्ड ने कुछ इंतजाम करें, कह रहे हैं आपको सर्विसिंग वगैरह प्रोवाइड करेंगे। मगर फोर्ड का एग्जिट अकेला एग्जिट नहीं है, ये एक ट्रेंड है जो पिछले कुछ सालों में चला आ रहा है। अगस्त 2021 में सैंगयोंग ने अनाउंस करा था कि महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ जो उनकी पार्टनरशिप थी वो सिर्फ एक गाड़ी में ही चल पाई और इसके बाद अब वो यहां से एग्जिट कर रहे हैं, पुल ऑफ कर रहे हैं। इसके पहले दिसंबर 2020 में जनरल मोटर्स की तरफ से भी कुछ ऐसा बयान आया था कि 13 साल ऑपरेट करने के बाद लो सेल्स और एक्सपाउंडिंग लॉसेस की वजह से वो यहां पर अपनी शटर गिरा रहे हैं। इससे पहले सितंबर 2020 में हार्ले डेविडसन की तरफ से भी कुछ ऐसा ही बयान आया था और 2019 फरवरी में फियाट ने भी ये कहा था जस्ट 7 years आफ्टर एंटरिंग द मार्केट दे आर प्लानिंग टू मूव आउट। तो अगर फोर्ड अकेली ऐसी कंपनी नहीं है जो ऐसा कुछ कर रही है तो ये भारत के लिए कंसर्निंग सिचुएशन है। तो ऐसा क्यों हो रहा है ये समझना जरूरी है। अब अगर आप डोमेस्टिक कार्स की मामले में बात करें, जो कार हम लोग यूज करते हैं, तो उसके मार्केट शेयर को अगर आप देखें तो आपको समझ में आएगा कि Hyundai, मारुति सुजुकी, महिंद्रा एंड महिंद्रा एंड टाटा, ये 4 ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने लायंस शेयर कंट्रोल करके रखा हुआ है भारत की मार्केट में। और ये एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से कोई भी फॉरेन कंपनी यहाँ पर आती है तो उसके लिए मार्केट कोई बहुत बड़ी खाली नहीं दिखाई देती। और जो मार्केट है भी ओवरऑल उसकी ग्रोथ रेट क्या है, 2% 3% केगर यानी CAGR, जिसे कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट बोलते हैं, पिछले 4-5 सालों में अगर आप देखें तो उसी रेट से मार्केट बढ़ रही है। यानी कि मार्केट बहुत तेजी से बढ़ भी नहीं रही है और ऑलरेडी मार्केट बड़ी कंसोलिडेटेड है, बड़ी कंट्रोल्ड है, 3 और 4 प्लेयर्स नहीं उनको कंट्रोल करके रखा हुआ है। दूसरा है यूनिक मार्केट रिक्वायरमेंट। अब फोर्ड, जनरल मोटर्स, ये सब है बाहर की कंपनियां और वहां पर जिस तरह की रिक्वायरमेंट है, जिस तरह की गाड़ियां वहां पर चाहिए होती हैं वो यहां से बिल्कुल अलग है। ना ही उस सेगमेंट की और उस साइज की गाड़ियों की यहां पर डिमांड है, ना ही लोगों के पास पैसे हैं और ना ही ऐसी रोड्स हैं कि वो गाड़ियां यहां पर बिकेंगी। तो इससे होता यह है कि यहां पर जिस तरह की गाड़ियों की डिमांड है, जिस सस्ते सेगमेंट वाली गाड़ियों की डिमांड है, जिस कॉस्ट ऑफ ओनरशिप को कम रखने वाली गाड़ियों की डिमांड है, वो गाड़ियां इन कंपनियों के पास अवेलेबल ही नहीं है। वो गाड़ियां अवेलेबल किसके पास है? Hyundai के पास है, मारुति सुजुकी के पास है, टाटा के पास है, तभी इनकी गाड़ियां खूब बिक रही हैं और बाहर वाली कंपनियों की गाड़ियां यहां बिक नहीं पाती। अगर बाहर वाली कंपनी ट्राई भी करे कि चलिए हम इस सेगमेंट में यहां पर कार लॉन्च करते हैं, थोड़ा कट कॉर्नर कर देते हैं, थोड़ी कॉस्ट बचा लेते हैं, तो उनके पास एक ग्लोबल रेपुटेशन है, एक ग्लोबल ब्रांड वैल्यू है जिसको भी उन्हें सेव करना है कि भाई अगर भारत के अंदर वो कॉर्नर्स कट करके कुछ ऐसी कार बनाते भी हैं जो मान लीजिए थोड़ा सा कम सेफ हो या थोड़ी सी उस सेगमेंट की गाड़ी हो जो कहीं और अवेलेबल नहीं है, तो उनकी एक ब्रांड वैल्यू है, एक इमेज है जो कि वर्ल्ड के लेवल पर थोड़ी सी उसमें धक्का लगने का भी डर रहता है। और यही डर इन्हें इस तरह की किसी भी गाड़ी को लॉन्च करने से दूर रखता है और ये एक बहुत बड़ा रीजन बनता है कि जिस तरह की डिमांड मार्केट में उस तरह की गाड़ियां ये ला ही नहीं पा रहे हैं और जो गाड़ियां ला रहे हैं उसकी डिमांड नहीं है, तभी ये कभी मार्केट शेयर अपना यहां पर एक्सपैंड नहीं कर पाते हैं। दूसरी बात है हाई टैक्सेस। अब जैसे मैंने आपको बताया सेल्स तो बढ़ नहीं रही है, केगर जो ग्रोथ रेट है वो भी नहीं बढ़ रहा है और टैक्सेस लग रहे हैं 40% 50%। और ये सिर्फ पेट्रोल व्हीकल और डीजल व्हीकल वाली बात नहीं करेगी। कई लोग ये कहते हैं कि चलिए भाई पेट्रोल डीजल के व्हीकल पर टैक्स लगा दिया तो इलेक्ट्रिक व्हीकल पे तो नहीं लगा रहे होंगे। इलोन मस्क भी यही कह रहे हैं कि अरे आप हमारा टैक्स कम करो तब तो हम गाड़ी यहाँ पर लेकर आएंगे। ऑडी के लोग ये बताते हैं कि यहाँ पर जो उनकी सेल होती है वो 1% है पूरे दुनिया की, मगर उसका रेवेन्यू 10% है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा तो टैक्स में ही चला जाता है। अरे गाड़ी की जो कीमत है उसका 50 से 60% सिर्फ और सिर्फ टैक्स में जा रहा है और इतना बड़ा जब टैक्स लग जाता है तो एक्चुअल उस गाड़ी की कॉस्ट जो यूएस की मार्केट में, जो यूरोपियन मार्केट में होती है, उससे 1.5 गुनी 2 गुनी कीमत पर भारत में वो गाड़ी मिल रही है। तो ना वो उस कॉस्ट को जस्टिफाई कर पाती है और ना ही यहाँ के लिए अफोर्डेबल बन पाती है। तो ये भी एक बड़ा रीज़न होता है कि बाहर की कंपनियां अगर बाहर का ब्रांड यहाँ पर इंपोर्ट भी करके बेचना चाहें तब भी ये उनके लिए लगभग इम्पॉसिबल होता हुआ दिखाई देता है।
तीसरी बात है कि क्या पता लोग गाड़ियां खरीदना ही ना चाहते हो। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है जिसको शेयर्ड मोबिलिटी कहा जाता है। इसमें इस तरह के ब्रांड आते हैं जो आपको रेंट पे कार देते हो। इसमें इस तरह के ब्रांड आते हैं जो कि आपके लिए कैब सर्विस की तरह काम करते हैं, ऊबर, ओला वगैरह। इसमें इस तरह के ब्रांड आते हैं जो कि अब कह रहे हैं सब्सक्रिप्शन मॉडल पर काम करेंगे। तो इस चीज़ की डिमांड भी आगे बढ़ने वाली है कि भाई आप एक गाड़ी ले रहे हैं, उसे आप महीने में 2 बार यूज़ कर रहे हैं, इससे अच्छा आप शेयर्ड मोबिलिटी के कॉन्सेप्ट पर रखें। उतने दिन के लिए आपने सब्सक्रिप्शन पे ले ली गाड़ी और वापस कर दी। और वैसे भी लोग सब्सक्रिप्शन बेसिस पर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। कुछ लोग अभी ये वीडियो यूट्यूब प्रीमियम पर देख रहे होंगे, ये भी एक सब्सक्रिप्शन है। वीडियो जहां पर एडिट होते हैं एडोबी प्रीमियर प्रो, उसका भी एक सब्सक्रिप्शन है जिसे लोग लेकर काम चलाते हैं, है ना। तो ये सब्सक्रिप्शन वाली चीज कार्स के मामले में भी निकल कर आ रही है, जिससे होगा क्या कि एक गाड़ी से 10 लोगों के काम पूरे हो रहे हैं। तो फिर गाड़ियों की ओवरऑल जो सेल है, जो पहले 10 गाड़ियां बिकती थी अब वो एक ही बिक रही है। तो वो सेल में भी एक डेंट लग रहा है। क्या पता लोग गाड़ियां खरीदना ही नहीं चाह रहे। तो ओवरऑल जो मार्केट में ये ट्रेंड निकल कर आ रहा है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है देखने के लिए, जिससे ऑटोमोबाइल की मार्केट को सीधा धक्का लग रहा है। और अगला पॉइंट है इलेक्ट्रिक व्हीकल के मामले में। साल 2017 में नितिन गडकरी जी ने कहा था कि 250 मिलियन गाड़ियां जो इस समय भारत के अंदर चल रही हैं, कार्स स्पेसिफिकली, उनको हम इलेक्ट्रिक व्हीकल में कन्वर्ट कर देंगे 2030 तक। ज़रूरी नहीं है कि ये हो पाए, बहुत ज़्यादा बड़ा लक्ष्य दिखाई देता है। हो सकता है 10 साल लग जाए, 15 साल एक्स्ट्रा लग जाए, बट उम्मीद तो है कि ये चीज़ें होंगी। और ये शिफ्ट आता भी दिखाई दे रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ सब्सिडीज़ मिल रही है, टैक्सेस कम हो रहे हैं, रिबेट मिल रही है, अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट उनको प्रमोट कर रहे हैं और बताते हैं ये एक 200 बिलियन का मार्केट यहाँ पर भारत के अंदर खड़ा हो जाएगा अगले 10-15 सालों में। और अगर आप भारत के अंदर कार्स को देखें, खासकर जो बाहर के ब्रांड हैं, वो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ थोड़ा थोड़ा सा नज कर रहे हैं, अपनी कोशिश कर रहे हैं। मगर अभी जो उनकी कार्स चल रही हैं वो सब पेट्रोल और डीजल वाली चल रही हैं। कोई भी ऐसी कार जो 10 लाख के नीचे हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेगमेंट में आती हो, वो यहाँ पर ऐसी कार नहीं दिखाई देती जो कि वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करती हो, और ना ही चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है। लेकिन पेट्रोल और डीजल से जो कंपनी जल्दी शिफ्ट कर जाएंगी, जो कंपनी उस तरफ जल्दी मूव आउट कर जाएंगी, जो कंपनी जल्दी से जल्दी इलेक्ट्रिक व्हीकल को लॉन्च करेंगी, मार्केट की डिमांड को समझेंगी और उस हिसाब से चेंजेस करेंगी, वो कंपनी आगे आने वाले सालों में सफल हो पाएंगी। तो ऐसी कंपनी जो पुरानी नीतियों पर चलती आ रही हैं, उनका आगे बिजनेस चलना थोड़ा सा मुश्किल है। तो ये थे मेरे कुछ थॉट्स कि क्यों बाहर की कंपनीज एग्जिट कर रही हैं, क्या चेंजेस भारत की ऑटोमोबाइल सेक्टर में निकल कर आ रहे हैं और आगे आने वाले 10-15 साल में क्या एक्साइटिंग डेवलपमेंट हो सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये छोटा सा इंटरेस्टिंग वीडियोस मजेदार लगा होगा। इस तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपने थॉट्स बताएं और इसे दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। हमारा पॉडकास्ट, न्यूज़लेटर और सोशल मीडिया सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जाकर उन्हें चेकआउट करें। मैं आपसे मिलूंगा ऐसे किसी और अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।